Hello, welcome student. Today we will understand chapter The Age of Industrialization. In this chapter we will understand development of industries, effect of industries on the spinners, laborers, weavers, and what was the effect of industries on the इंडियन सिस्टम। तो बेटा इस चैप्टर में हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि इंडस्ट्रीज कैसे सेट हुई, कहाँ से सेट हुई और लेबर पे क्या इफेक्ट रहा, जो वीवर्स थे उनकी कंडीशन कैसी थी, जो नए इन्वेंशन हो रहे थे, नए आविष्कार हो रहे थे, उससे लोग कैसे फेस टू फेस उनकी मैचिंग कैसे हो रही थी। तो इस प्रकार से हमारी इंडियन सिस्टम पे उसका क्या इफेक्ट रहा, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। इंडस्ट्रीज इसका एक इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी रोल होता है, इसलिए हमें इसकी जानकारी लेना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास इस बुक्स में एक पिक्चर दे रखी है, उसमें लिखा हुआ है डॉन ऑफ सेंचुरी। और उस पिक्चर में आप देखेंगे तो यहाँ पे व्हील पे एक लेडी की पिक्चर दे रखी है। ईटी पोल के द्वारा ये पब्लिश की हुई है डॉन ऑफ सेंचुरी, और उस लेडी के हाथ में फ्लैग है। उस फ्लैग के साथ पीछे बहुत सारे सिंबल दिए हुए हैं, वो न्यू ईरा के सिंबल है। और व्हील पे उसका पाव है, तो इट मीन्स से व्हील है वो टाइम्स के लिए आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव टाइम के लिए शो करने वाला है। तो यहाँ पे हम इस पिक्चर को देख करके ईटी पोल के द्वारा पब्लिश की हुई पिक्चर को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो 21st सेंचुरी का टाइम है वो ग्रोथ करने का है। इसकी ग्रोथ की जो स्पीड है वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गए थे, और 21st सेंचुरी से इसकी स्पीड और भी ज़्यादा तेज हो रही है। ऐसे करके हम इस पिक्चर में स्टडी कर रहे हैं। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है ओरिएंट। तो ओरिएंट जो वर्ड है वो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट्स के लिए शो होता है। इट मीन्स ओरिएंट वर्ड इज द बैकवर्ड वर्ड। इट इज इंडिकेट टू एशियन पब्लिक एशियन कॉन्टिनेंट्स। क्योंकि हमने पहले स्टडी की थी कि यूरोपियन जो कंट्री है उसमें सिविलाइजेशन पहले था, उसमें इंडस्ट्रीज भी पहले आगे थे। क्योंकि इनकी स्टडी हमने लास्ट चैप्टर में, एक तो इंडो चाइना का चैप्टर उसमें स्टडी की थी, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेंच ईस्ट कंपनी आई थी उन्होंने सिविलाइजेशन का मिशन जो किया था, तो ये इट मीन्स वहाँ सिविलाइजेशन आ गए थे। वैसे इटली में सबसे पहले सिविलाइजेशन आया था। इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पे इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्री लगे थे। अब उन लोगों ने इसको दूसरे एरिया में एक्सपेंड करने के लिए वहाँ से जो मूवमेंट किया था, तो उस टाइम पे उन्होंने शो किया था कि जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट्स है वो बैकवर्ड है। तो बैकवर्ड वर्ड है ये अपने आप में इंफीरियर वर्ड है। ओरिएंट वर्ड है ये भी इंफीरियर वर्ड है। इट्स ओके। इट मीन्स एशियन कॉन्टिनेंट्स के लोगों के लिए ओरिएंट वर्ड को यूज या बैकवर्ड वर्ड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपके पास टू मैजिशियन है बेटा। फर्स्ट में तो यहाँ पे एक अलादीन है जिसके पास एक लैंप है। लैंप को रगड़ने के बाद वो ऑर्डर करता है, उसमें से एक जिन निकलता है, वो ऑर्डर करता है, और उसके ऑर्डर देने के बाद सब कुछ एक ड्रामेटिकल रूप से सब कुछ उसके पास से तैयार मिल जाता है। इट मीन्स ये बैकवर्ड का ही इंडिकेशन है, क्योंकि जो बैकवर्ड लोग हैं वो इसी प्रकार के अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं। उसके नीचे की जो पिक्चर है
उसमें एक इंजीनियर दे रखा है, उसके साथ में बिल्डिंग्स हैं और टावर्स। इस प्रकार से शो करने के बाद जो इंजीनियर है वो डेवलपमेंट का काम कर रहा है, और जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो भी ग्रोथ की सिंबल दिखाई गई है। इट मीन्स नई टेक्नोलॉजी से हम ग्रोथ करते हैं, ना कि एक अलादीन के चिराग की तरह, लैंप की तरह हम किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो जो नीचे वाली पिक्चर में आपके पास इंजीनियर दिया हुआ है वो यूरोपियन कंट्री की ग्रोथ को शो करने वाला है, और जो आपके पास ऊपर लैंप है जिसमें एक मैजिशियन ड्रामेटिकल वे से अपनी ग्रोथ या अपनी सब कुछ चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए जो दिखाया गया है वो एक बैकवर्ड या ये कहेंगे एशियन कॉन्टिनेंट्स के लिए इंडिकेट। इट्स ओके। तो अब हम चलते हैं बेटा, यहाँ से स्टार्टिंग होगी आपकी। अब हमारे पास आता है बेटा बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? A revolution, it means mass productivity of the industries product। इंडस्ट्रीज में मास प्रोडक्टिविटी जो होती है, बड़े पैमाने की जो प्रोडक्टिविटी होती है, उसी को ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोला है। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं था उससे पहले हमारे पास प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर द इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट मास प्रोडक्ट बाय द कंट्री साइड, या ये कहें पब्लिक के द्वारा हैंडमेड होता था। जो बड़े पैमाने पर हाथ से तैयार की हुई जो प्रोडक्टिविटी होती थी, जो कंट्री साइड में होते थे, जो वीवर्स के द्वारा अपने हाथ से तैयार किया हुआ कपड़ा होता था, और जो इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी सप्लाई होती थी, जो इंडस्ट्रीज आने से पहले की प्रोडक्टिविटी थी, उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, इंडस्ट्रीज आने के बाद मर्चेंट्स होते थे या गिल्ड्स होते थे। ये गिल्ड्स का काम क्या होता था वो मैं आपको शो कर रहा हूं। गिल्ड्स कौन होते थे, क्या काम होता था? ये एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर की एसोसिएशन होते थे। उत्पादन करने वालों की एक टीम होती थी, संगठन होता था। काम क्या करते थे वो? ट्रेंड करते थे क्राफ्ट पीपल को, जो लोग होते थे उनको ट्रेनिंग देते थे। कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, माल के उत्पादन का कंट्रोल करते थे। कंट्रोल कंपटीशन एंड प्राइस और कंपटीशन का भी कंट्रोल करते थे। एंड कंट्रोल द एंट्री ऑफ ए न्यू मर्चेंट, नए व्यापारी को आने के लिए भी, एंट्री करने के लिए भी उस सिस्टम में, उस पाइपलाइन में वो एंट्री ना करें, इसलिए वो कंट्रोल करते थे। कौन करते थे? गिल्ड्स। गिल्ड्स कौन होते थे? एसोसिएशंस ऑफ ए प्रोड्यूसर। उनका काम होता था ट्रेंड क्राफ्ट पीपल, कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, कंट्रोल कंपटीशन एंड प्राइसेस, एंड कंट्रोल द एंट्री ऑफ ए न्यू मर्चेंट। अब जो न्यू मर्चेंट को ये लोग आने नहीं देते थे, ये गिल्ड्स थे, ये नए मर्चेंट को एंट्री देने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो नए मर्चेंट क्या करते थे? कंट्री साइड में एंट्री करते थे, गांव के एरिया में चले जाते थे, एंड दे गिव द एडवांस टू द फार्मर्स, एंड फार्मर्स एग्रीड फॉर प्रोडक्टिंग देयर मटेरियल या ऑर्डर। तो वो एग्री हो जाते थे कि वो उसका प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, और वो पहले ही एडवांस में पैसा लेते थे।
ये जो न्यू मर्चेंट थे ये उसको फार्मर्स को, पीजेंट्स को ये दे देते थे। वो कंट्री साइड में जो पीजेंट होते थे वो एग्री होते थे। एग्री क्यों होते थे? क्योंकि दे हैड लैंड, शॉर्ट लैंड या स्मॉल लैंड, स्मॉल प्लॉट फॉर द कल्टिवेशन एंड दे engaged in a order with the help of their family member। वो जब ये ऑर्डर करते थे, जो मर्चेंट होते थे, न्यू मर्चेंट जो यहाँ पे जाते थे, वो न्यू मर्चेंट के ऑर्डर करने के बाद ये पीजेंट्स इनका ऑर्डर लेकर के और अपनी फैमिली मेंबर के साथ इनको सपोर्ट करते थे और इनकी प्रोडक्टिविटी तैयार करके टाइम से देते हैं। अब जो रॉ मटेरियल होता था, लाइक हम अगर कॉटन की बात करें तो वो कॉटन के लिए जो रॉ मटेरियल, कॉटन क्लॉथ्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल के लिए भी वहां से कंट्री साइड या पीजेंट्स पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। अब वो पीजेंट्स खुद अपना तैयार करते, रॉ मटेरियल को भी तैयार करते और उसकी प्रोडक्टिविटी भी रहता था। तो इस प्रकार से वो एग्री हो जाते थे, उनके पास सरप्लस काम होता था, क्योंकि एग्रीकल्चर वर्क इज डिपेंड ऑन द सीजन। केवल सीजन में काम मिलता है कि कुछ सीजन होता है इसमें कल्टीवेशन का, हार्वेस्टिंग का, उसके बाद में ये कुछ लोग फ्री होते हैं, वो लोग टाइम पे अपना एडवांस में पैसा लेकर के उनके लिए टाइम से प्रोडक्ट करके वो पहुंचा देते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन द टाउन एंड कंट्री साइड। अब हमने देखा कि नए मर्चेंट इसमें आ गए। अब ये नए मर्चेंट आने के बाद ये तो हो गए टाउन से आने वाले, और कंट्री साइड से जो हमारे पीजेंट होते थे उनके पास क्या रिलेशन होता था, इसके बारे में हम पहले स्टडी कर लें कि यहाँ पे पीजेंट से वो प्रोडक्टिविटी करवाने के लिए एडवांस पैसा देते थे। अब यहाँ पे जो मर्चेंट होते थे वो उल स्टेपलर से उनको परचेज करते हैं, उसको स्पिनर के पास भेजते हैं। स्पिनर्स के पास भेजने के बाद वीवर्स के पास भेजते हैं, और जब वो कपड़ा तैयार होता तो फुलर्स उसको फुल कर देता, यानी कि उसको समेट देता उस कपड़े को, और उसके बाद में वो ड्राई करने के लिए वहीं पे ही एंगेज हो जाता है। ड्रायर्स होते थे। ये सारा काम लगभग वहीं पे टाउन और कंट्री साइड के बिटवीन ही उनके आपस में इसी प्रकार से उसकी जो प्रोडक्ट होता था उसके माल की सप्लाई होती थी, आदान प्रदान होता था। एक दूसरे से वो परचेज करते, दूसरे के पास वो भेज देते, उसके बाद में नेक्स्ट लाइक उल स्टेपलर से स्टेपलर यानी कि वहां से उल परचेज करते स्पिनर के पास, फिर उसके बाद वीवर्स मिल जाते, फिर पुलर्स और फिर ड्रायर्स। ये सारा विशेष करके लंदन और उसके आसपास के एरिया में होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं बेटा, कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। अब फैक्ट्री आ गई, तो फैक्ट्री जो कॉटन की बात कर रहे हैं, कॉटन की जो इंडस्ट्री सेट हुई है वो रिचर्ड आर्कराइट की हेल्प से हुई, यानी कि ये इसका इन्वेंशन करने वाला था। ये कहेंगे कि इसी ने सबसे पहले कॉटन मिल स्टार्ट की थी। ओके, अब इसके अंदर वो सारा काम एक जगह पे कॉर्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग और रोलिंग, इन सभी में नए पैटर्न आ गए, नए ढंग से उसकी प्रोडक्टिविटी होने लगी, नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होने लगी। अब ये नई टेक्नोलॉजी जब आ गई तो उसके बाद में इंडस्ट्रीज में क्या चेंज आया, नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। इंडस्ट्रियल चेंज में हम सबसे पहले हम देखेंगे कि जहां कॉटन की ग्रोथ हुई है, यानी कि कॉटन मिल्स की बात हम कर रहे हैं, तो हम बताएंगे कॉटन मिल्स जब डेवलप हुई तो वहां पे
मेटल्स इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो गई। वो कैसे? क्योंकि मेटल इंडस्ट्रीज तो यहां से कॉटन जो प्रोडक्ट होता उसकी सप्लाई करने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए रॉ मटेरियल और फिनिश गुड को मार्केट तक सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो वहां पे उन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि रेलवे ट्रैक के उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन वहां शुरू कर दिया, रेलवे ट्रैक बनाना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे रेलवे ट्रैक से इन दोनों का है, कॉटन मिल्स और मेटल्स का, दोनों के ही साथ साथ ग्रोथ चली है, साथ साथ उनकी उनकी प्रोडक्टिविटी, यानी कि दोनों में ही लोगों को वर्क के ज्यादा मिला है। ये एक दूसरे के साथ थे, प्रोग्रेस करने वाले, ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्रीज थे, मेटल इंडस्ट्रीज और कॉटन इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं बेटा, नो डिस्प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया, किसके कारण? जो न्यू इंडस्ट्रीज या न्यू टेक्नोलॉजी आई थी, न्यू पैटर्न जो आया था, उस न्यू पैटर्न से ट्रेडिशनल इंडस्ट्री डिस्प्लेस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ब्रिटेन हैड मैक्सिमम लेबर फॉर ए एंगेज इन इंडस्ट्रीज। अब वहां पे जो इंडस्ट्रीज के मालिक थे, ओनर थे, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेबर की। वो इनपुट लेस और लेस वेजेस पे काम करने वाले वर्कर्स की हेल्प से आउटपुट ज्यादा लेते थे, इसलिए उसे मशीन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। वो हैंडमेड या ये कहें कि ट्रेडिशनल सिस्टम से ही वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे थे, अपनी ग्रोथ कर रहे थे। इसका कारण क्या रहा? हाई पॉपुलेशन रेट और लो वेजेस रेट। वेजेस कम होने के बाद उनकी ग्रोथ अच्छे से, यानी कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ अच्छे से हो रही थी, उसके मालिक को कम में, इनपुट में ही मैक्सिमम आउटपुट गेन हो रही थी। और उसके साथ साथ ये जो इंडस्ट्रीज, हम कॉटन और मेटल की बात कर रहे हैं, उसके साथ दूसरी इंडस्ट्रीज भी ऐसे ही ग्रोथ कर रही थी। तो हम वहां पे इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ना कह करके उनके पास जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, जो बेसिक उनका डेवलपमेंट का सिस्टम था, उसमें भी लोग काफी एंगेज थे, लाइक फूड प्रोसेस और दूसरे टेंट आदि फर्नीचर मेकिंग का काम जो होता था, उनमें भी बहुत सारे लोग एंगेज थे, जहां से उनकी प्रोडक्टिविटी हो रही थी और जहां से लेबर को एंगेज होने के लिए वर्क मिल रहा था और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही थी। तो इंडस्ट्रीज ना होकर के उसके साथ दूसरी इक्वल जो भी प्रोडक्टिविटी हो रही थी, उससे हम इंडस्ट्रीज में ज्यादा उसकी ग्रोथ या चेंजमेंट नहीं मान सकता है कि जो इंडस्ट्रीज आई थी उसमें ज्यादा चेंजमेंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं बेटा, टेक्नोलॉजी चेंज्ड वेरी स्लोली। टेक्नोलॉजी बहुत ही स्लो चेंज हो रही थी और उसके बाद में इसकी जो नई टेक्नोलॉजी से जो न्यू मशीन आ रही थी, इस न्यू मशीन्स की जो कॉस्ट होती थी वो वेरी हाई होती थी एंड ए रिपेयरिंग इन्वेस्टमेंट वाज वेरी हैवी। जो रिपेयरिंग इन्वेस्टमेंट था, यानी कि एक बार जो टेक्नोलॉजी, उस टाइम इंजीनियर की डेफिशिएंसी थी, अगर नई मशीन आ भी गई और एक तो वो हैवी एक्सपेंसिव, दूसरा अगर वो खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो उसकी रिपेयरिंग का के लिए कोई भी उसको इंजीनियर नहीं मिलेगा और हैवी उसके पास से रिपेयरिंग का इन्वेस्टमेंट होगा। इसलिए लोग डर रहे थे और इंडस्ट्रीज में ज्यादा चेंजमेंट, इंडस्ट्रियल सिस्टम में ज्यादा चेंजमेंट नहीं आया था। ओके, तो हमारे पास 3 या 4 पॉइंट्स बनते हैं बेटा। एक तो इंडस्ट्रीज में चेंजमेंट ज्यादा ना होने का कारण ये था कि केवल और केवल इंडस्ट्रीज अकेले, एक इंडस्ट्रीज नहीं बट उसकी सिमिलरिटी दूसरी इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ कर रहे थे, उनमें भी लोगों को बराबर ही, इक्वलेंट ही उनको काम मिल रहा था। दूसरा कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में ज्यादा लोग एंगेज थे या उसमें इंटरेस्ट लेते थे, क्योंकि वहाँ हाई पॉपुलेशन रेट था और लो वेजेस पे काम करने के लिए आए हुए थे।
नेक्स्ट उसमें ये बताएंगे कि उनके पास केवल इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी पे ही डिपेंड नहीं था, बट दूसरी जो उनके पास ट्रेडिशनल सिस्टम था, लाइक उनके पास फूड प्रोसेसिंग का, यानी कि हमारे पास जो फूड का, जो फास्ट फूड का, जो पैकिंग का जो फूड आता है उसमें लोग अंगेज थे। और दूसरी जो उनके पास फर्नीचर मेकिंग का, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम था, फर्नीचर बनाने का या दूसरी कंस्ट्रक्शन में एंगेज थे, उनमें भी लोगों की ग्रोथ उनके ऊपर भी डिपेंड करती थी। इसलिए इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ज़्यादा उस टाइम पे नहीं हो पाई थी या ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ। तीसरा फोर्थ टेक्नोलॉजी की डेफिशिएंसी। टेक्नोलॉजी से चाहे नई मशीन सी का इन्वेंशन हो गया, बट उस पर हैवी एक्सपेंसिव होता था, इसलिए लोग यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो परचेज करने में उसमें सक्सेस नहीं है। अब हमारे पास जो नई इन्वेंशन हुआ है उसी की चर्चा करते हैं। तो उसमें हमारे पास आता है बेटा जेम्स वाट। जेम्स वाट का नाम आपने काफी सुना होगा बेटा। जेम्स वाट वाज द फाउंडर ऑफ ए स्टीम इंजन। यहाँ इन्वेंशन स्टीम इंजन इज इन्वेंशन बाय जेम्स वाट। 1781 में स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। बट डायरेक्ट जेम्स वाट का भी हम नाम यहाँ स्टडी करते हैं, बट डायरेक्ट उसने नहीं किया था, उसने तो पेटेंट किया था। उसका इन्वेंशन करने वाला था वो न्यूकोमन। न्यूकोमन ने इसका इन्वेंशन किया था और उसको पेटेंट किया था जेम्स वाट ने। बट हम मैक्सिमम टाइम जब हम स्टडी करने के लिए मिलता है उसमें हम बताते हैं कि स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय द जेम्स वाट। ओके, अब ये जो स्टीम इंजन का आविष्कार तो हो गया, बट उसको यूज करने वाला कोई नहीं मिला। जेम्स वाट ने इसको पेटेंट करने के बाद इसका फ्रेंड, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इसका कोई फ्रेंड था, उसका नाम था मैथ्यू बोल्टन। इसने इसको स्टीम इंजन को लगाया था और बहुत ही कम इंजन्स को उस टाइम तक यूटिलाइज किया जा रहा था। यानी कि स्टीम इंजन से भी लोग ज़्यादा स्टीम इंजन को भी सेट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे उसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं बेटा। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर इट मीन्स वहां पे अभी हमने स्टडी की थी कि उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वो लेबर की वजह से नहीं हुआ था। इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनल सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट ना होने के कारण लेबर था, वो हैंड लेबर, हाथ से तैयार करने वाली जो लेबर थी वो काम करते थे, बट लेबर की कंडीशन भी उसमें क्रिटिकली होते थे। कुछ एक लेबर ऐसे थी जिनको सीजनल काम मिलता था, लाइक जो शिप रिपेयर का काम होता था या क्लीनिंग का काम होता था वो केवल विंटर सीजन में होता था। बुक बाइंडिंग का काम भी दिसंबर के मंथ में ही होता था, या ये कहेंगे क्रिसमस डे जब सेलिब्रेट किया जाता उस टाइम के आसपास में, या दिसंबर के मंथ में ही उनको काम मिलता था। ऐसे जो वर्कर्स थे वो सीजनल वर्क लेते थे। जो हैंड लेबर होते थे वो इस काम में काफी एक्सपर्ट भी होते थे, उनकी प्रोडक्टिविटी काफी होती थी, इसलिए लोग स्टीम इंजन का या टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने में हेजिटेशन कर रहे थे। इसमें हम बताएंगे कि अगर हमने कोई हाथ से बना हुआ क्लॉथ परचेज कर लिया तो उसमें काफी डिजाइन उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे एक विक्टोरिया के टाइम पे जो ब्यूरोक्रेसी जो लोग थे, या ये कहेंगे कि हाई सोसाइटी के लोग थे, उनके पास हैंडमेड क्लॉथ्स के काफी डिमांड थे। तो जो हैंडमेड क्लॉथ होते थे वो हमारी इंडिया से सप्लाई होते थे, उसके बारे में हम जिक्र आगे करेंगे। तो उसमें काफी डिमांड इसीलिए होते थे कि उसमें डिजाइन डिफरेंट डिजाइन उसमें हाथ से तैयार हो जाते थे। यहाँ पे आपके पास एक्सिस के बारे में या हैम्बर्स के बारे में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि कुछ हैम्बर अगर परचेज करते हैं तो हाथ से बने होते हैं, तो अलग अलग तैयार हो सकते हैं, अलग अलग डिजाइन के तैयार हो सकते हैं। और वही अगर मशीन से तैयार करेंगे तो वो सेम उसकी एक ही पोजीशन आएगी, एक ही शेप आएगी। इसलिए हाथ से बना हुआ जो माल होता था, प्रोडक्टिविटी होती थी, वो डिफरेंट डिजाइन के होते थे।
इसलिए लोग हैंड लेबर को ज़्यादा प्रीफर करते थे, ना कि स्टीम इंजन और एक न्यू टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन से नई मशीन्स को यूटिलाइज करते थे। इट्स ओके।